हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिक्कत स्मार्ट बायोलॉजी क्लास। तो चलिए, बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे, क्योंकि आपको भी इस चैनल पर अच्छे से कंटेंट वाला वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू हो जाते हैं। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय से वीडियो नहीं आ रही थी, समय नहीं मिल रहा था, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि अब कंटिन्यू और रेगुलर वीडियो आपको जो है ना मिलता रहे और उस पर हम काम कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें साउंड वगैरह जो है ना, लाइटिंग का कैसा जो है ना आता है, जो है ना क्वालिटी अगर जो है अच्छा रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको हम इम्प्रूव करेंगे। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कुछ लाइटिंग आ रहा है, तो हो सकता है इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो में इसको सुधार दे और साउंड और लाइटिंग की जो इशू आ रही है, जो आपको हर तरह की जो समस्याएं दिख रही है वो धीरे धीरे आपको दूर हो जाएगी। तो चलिए, इस बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है ना कुछ देखते हैं और अध्ययन करते हैं। क्लास का नाम है, सब तो आपको पता ही है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या क्या हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। तो देखिए, हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इससे पहले आपको जो जानकारियाँ दी गई थी, ऑलरेडी हम लोग 12th क्लास में कितने चैप्टर, तो अगर हम बात कर लें तो ऑलरेडी हम आपको क्या किए हैं, तो 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग किसको अध्ययन करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन को सीखेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग अध्ययन कर चुके हैं और क्या क्या अध्ययन कर रहे हैं और हमें ऑनलाइन में क्या क्या अध्ययन करने को मिलेगा, उसकी बात करते हैं। तो थोड़ा सा हम जानकारी के लिए बता दें कि जो है ना, हम लोग फर्स्ट चैप्टर को पूरी तरह से अध्ययन कर लिए ऑफलाइन क्लास में, सेकंड चैप्टर को भी हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम थर्ड चैप्टर को अध्ययन कर रहे हैं और लगभग इसमें भी 40% लगभग ख़त्म हम कर चुके हैं। समझ रहे हैं, जो आज संडे को 2 से 3 घंटा क्लास चली थी ऑफलाइन क्लास में, उसमें भी लगभग जो है ना 40% सिलेबस कैप्चर कर ली गई है। तो हमें लगा कि बहुत दिन हो गया है, इसका पीपीटी बना हुआ था, तो हमें लगा कि जो है ना आपको कुछ इससे जुड़ा हुआ वीडियो दे देते हैं और ताकि आपको भी कुछ मदद मिल जाए, जो बच्चे अदर जगह पढ़ रहे होते हैं उनको भी, और हमारे बच्चों को भी थोड़ा रिविजन हो जाएगी। जो बच्चे जो है ना काफ़ी डिस्टर्ब है, काफ़ी समय से जो है ना क्लास जो है ना किसी कारण से बीच बीच में गैप कर देते हैं उनको, और जो कंटिन्यू है उनको भी रिविजन हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अध्ययन करते हैं और समझते हैं। तो हम थर्ड चैप्टर की चर्चा करेंगे और थर्ड चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हिंदी में अगर देखा जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, मानव जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, मानव जनन, या इसी का दूसरा नाम मानव प्रजनन होता है। समझ में आ रही बात। इसी चैप्टर के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं और समझते हैं कि आखिर मानव जनन है क्या, या मानव प्रजनन हम कहते किसको है, या दूसरा नाम इसका क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग सीखते हैं, कह करके समझते हैं कि मानव जनन जो चैप्टर है, इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलता है, किस प्रकार से मिलता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं और इसको एक एक करके समझते हैं। जरा ध्यान से आपको सुनना और सीखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन है क्या। जिसको हिंदी में अभी हम जस्ट बताया कि क्या कहा जाता है, मानव जनन या प्रजनन कहा जाता है। जरा ध्यान दीजिए, मानव जनन या प्रजनन के बारे में थोड़ा सा जो है ना अध्ययन करना चाहें तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें। आपको ऑलरेडी कई जो है टॉपिकों में हम बताए हैं कि जनन या प्रजनन का मतलब क्या होता है, संख्या में वृद्धि। इस बात को आप ध्यान रखें। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास की होंगे उनको मतलब पता होगा कि प्रजनन का मतलब क्या होता है, संख्या में वृद्धि होता है। ये बात समझ में आ रही है, किस में वृद्धि होता है, संख्या में वृद्धि होता है। और मानव की अगर हम बात करें तो आपको तो पता ही है कि मानव अगर देखा जाए तो इसमें क्या होते हैं, नर और मानव, नर और क्या होते हैं, मादा होते हैं। तो जिस प्रकार से नर और मादा, नर को अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो क्या कह लेते हैं, मेल, और मादा को कहना चाहें तो क्या कह लेते हैं, फीमेल। यानी मेल और फीमेल किस प्रकार से अपनी संख्याओं को बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है ना, या जिस विधि द्वारा क्या कर रहे होते हैं, मेल और फीमेल अपनी संख्याओं को क्या कर रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं। तो इस क्रिया को ही क्या कहा जाता है, तो मानव जनन या मानव प्रजनन के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात आ जाती है कि मानव जनन या प्रजनन में बहुत सारे बातों का ध्यान रखना होता है कि आखिर मानव प्रजनन है क्या, कहते किसको हैं, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। इन तमाम चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे और समझेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि अगर देख ले हम यहाँ पर कि मानव जनन से क्या फ़ायदे हैं और किस प्रकार से जनन होती है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ज़रा आप नज़र डालिएगा यहाँ पर।
कि मानव जन्म से क्या हमें फ़ायदा है। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे तो मानव जन्म में बताया गया कि जब जैसी मानव की संख्या बढ़ती है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे, तो जैसी मानव की संख्या बढ़ती है तो उससे हमें क्या फ़ायदे या क्या उसका महत्व है, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसकी चर्चा अगर हम करें तो हमें इससे जो महत्व या इसके लाभ हमें दो देखने को मिलते हैं। अगर इसको ओवरऑल हम बात करें कि मानव जन्म का महत्व क्या है, या उससे लाभ क्या होते हैं, या उसका बेनिफिट हमें क्या मिलती है, ठीक है ना, या मानव जातियों को या प्रजातियों को क्या बेनिफिट मिलती है, इसकी चर्चा हम करते हैं। तो इसमें से हमें तीन जो है ना बेनिफिट देखने को मिलते हैं। पहला क्या होता है, तो जरा नजर डालिए इधर। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट बेनिफिट जो होता है उनकी क्या होती है, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। आबादी क्या होती है, इंक्रीज करती है, आबादी बढ़ती है या आबादी में वृद्धि होती है। अगर मानव संख्या को बढ़ाएगा तो स्वाभाविक है कि घर के परिवार की संख्या क्या होगी, बढ़ेगा। जब परिवार का संख्या बढ़ेगा तो जो है ना गांव की संख्या बढ़ेगी, गांव से शहर होगा, शहर से सिटी होगी, और ऐसे करते करते जो है ना क्या होगा, राज्य होगा, और राज्य होते होते जो है ना क्या होगा, राज्य का होते होते जो है ना क्या होगा, देश। और उस प्रकार से क्या होता है कि काफ़ी संख्या बढ़ती है। तो इससे पता चलता है कि मानव की कुल आबादी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो आबादी बढ़ती है, और आबादी का डिफिनेशन हम आपको जो है ना पहले बताए होंगे कि कुल निश्चित समय एवं निश्चित क्षेत्रों में उपस्थित जीवों की कुल संख्या क्या कहलाती है, तो आबादी कहलाती है या जनसंख्या कहलाती है। ये बात जानकारी आपको दी गई। तो वही बात बताया गया कि इंक्रीज कैसे होगी, तो जानकारियाँ दिया है कि इंक्रीज होगी जनन से। किस प्रकार के जनन से, तो मानव जनन से। मानव जिस प्रकार से अपनी संख्याओं को बढ़ाएगा तो उससे स्वाभाविक है कि उनका क्या होगा, तो जनसंख्या बढ़ेगा। कोई दिक्कत, ये जानकारियाँ दी गई। दूसरी बात अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो देखने को मिलती है वो क्या मिलती है, मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज। जातियाँ क्या रहती है बाबू, अनुरक्षित रहती है, सुरक्षित रहती है। लंबे समय तक उनकी जाति जो है पृथ्वी पर देखने को मिलेगी, या उनकी जनजातियाँ काफ़ी समय तक सुरक्षित रहती है, यानी कह सकते हैं कि विलुप्त होने से बची रहती है। तो दूसरा जो है ना मानव जन्म का महत्व है। तीसरा की अगर हम बात कर लेते हैं कि जब उनमें जो अच्छा गुण रहेगा तो स्वाभाविक है कि वो गुण एक पीढ़ी से क्या होगी, दूसरे पीढ़ी जाएगी। यानी एक पीढ़ी से अगर हम दूसरे पीढ़ी की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है यहाँ पर कि जो उनमें अच्छे गुण है, या जो अच्छे गुण है वो क्या होगा, लाभकारी गुण है वो क्या होगा, जो ना वंशागति करेगा, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएगा, या आएगा या जाएगा। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत। तो ये जानकारियाँ आपको दी गई। कितने जानकारियाँ दी गई, दो बातें। पहला बात जो आ रहा था क्या था कि मानव जहाँ जन्म करने से आबादी बढ़ेगी, मानव की आबादी बढ़ेगी या आबादी में वृद्धि होगा। दूसरा, उनकी जातियाँ काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी। तीसरा क्या हो गया कि जो उनमें लाभकारी गुण है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएंगे। बात समझ आ रही है। तो ये पूरी जहाँ जानकारी आपको दी गई। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो देखने को मिलती है वो क्या मिलती है कि इन सभी जो जनन या प्रजनन में किस प्रकार से प्रोसेस होती है, इसकी हम चर्चा करते हैं, या इसकी हम इससे जुड़ी हुई बातें करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इससे जुड़ी हुई बातें क्या आ जाती है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम मानव जनन की बात कर लेते हैं तो मानव जनन में सबसे महत्वपूर्ण जो बात आ जाती है, इसमें सेक्स ऑर्गन को लेकर के बात आता है कि सेक्स ऑर्गन क्या होता है, या सेक्स ऑर्गन हम किसको कहते हैं। इसको हिंदी में अगर हम बोलना चाहें तो इसे हिंदी में हम लोग लिंग अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग अंग के नाम से हम लोग जानते हैं कि आखिर लिंग अंग होता क्या है। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिंग या सेक्स का मतलब मेल या फीमेल होता है। अगर हम जनरली इसको कॉमन समझें या आराम से इसको पढ़ें और समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर सेक्स का जो सेंस होता है मेल और फीमेल होता है। इसको अलग अलग जहाँ तौर तरीके से लोग इसको प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा बैलेंस में रह के काम करने की जरूरत है। तो चलिए हम लोग उसको उसी प्रकार से देखते हैं। तो जानकारी आपको दी गई कि सेक्स का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मेल और साथ ही साथ क्या, या फीमेल। तो देखते हैं कि आखिर वह ऐसा कौन सा अंग है जो पूर्ण रूप से मेल और फीमेल को प्रदर्शित करता है। तो जो अंग मेल और जो है फीमेल को मुख्य रूप से प्रदर्शित करता है या पहचान दिलाता है, उसी अंग को हम लिंग अंग कहते हैं। या कभी कभी आप फार्म भी भरते होंगे तो वहाँ पर जहाँ देखे होंगे लिखा हुआ रहता है सेक्स लिख करके, जस्ट बगल में या हिंदी में लिंग लिख करके, और ऐसे बॉक्स बना करके एक तरफ मेल और एक दूसरे बॉक्स बना करके इस तरफ ऐसे फीमेल लिखा भी रहता है। और अगर जो ना नहीं तो फिर अदर भी लिखा रहता है। ट्रांसजेंडर जो लोग होते हैं जो है ना, आप पढ़े होंगे इंग्लिश में पढ़ते होंगे तो उसमें भी दिया रहता है। तो आप इसके आधार पर आप मेल फीमेल जो है ना क्या कर सकते हैं, तो डिसाइड कर सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि सेक्स का मतलब मेल या फीमेल का सेंस दिया जाता है या होता है।
बात समझ आ रही है? अगर आप मेल है, नाम आपका जो भी है, जैसे मान लीजिए हमारा नाम क्या है, दीपक कुमार, तो हम क्या है, से क्या मेल की फीमेल, तो मेल, फीमेल में समझाना है। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी जानकारी आपको दी गई, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलते हैं तो मेल, अब उसी प्रकार से आप देख लीजिए कि आप मेल है कि फीमेल है, उसके अनुसार डिसाइड कर सकते हैं। तो हमारा ओवरऑल कहने का मतलब कि जो लिंग अंग है ये पूर्ण रूप से नर और मादा के अंगों को दर्शा रहा होता है। अब उसी की चर्चा हम लोग थोड़ा सा एक फिगर के माध्यम से करते हैं और देखते हैं कि आखिर वो लिंग अंग कौन से होते हैं, किस प्रकार होते हैं। तो जरा ध्यान से देखेंगे, अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जानकारी हम मेल और फीमेल को लेकर के दे रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या आ जाती है, जरा देखिए। ये जो लिंग अंग दिखाया जा रहा है, सेक्स ऑर्गन जो दिखाई जा रही है, ये मेल में किसको दर्शाया जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर ये मुख्य रूप से टेस्टिस को दर्शाया जाता है। ये जो वृषण आपको दिख रही है, ये मुख्य रूप से या प्रमुख जो है ना नर जनन माना जाता है। उसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं फीमेल को लेकर के, तो ये जो आपको संरचना दिख रही है, ये क्या है, इसको हम लोग ओवरी या अगर बोला जाए तो इसको हम लोग अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अंडाशय। ये जो अंडाशय है ये प्रमुख फीमेल जो ना, प्रमुख फीमेल अंग माना जाता है, या आप कह सकते हैं कि प्रमुख जन्म मादा जनन अंग माना जाता है। दूसरी बात, ये जो आपको दिख रही है जो ना, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, तो मैमली ग्लैंड, स्तन ग्रंथि के हम लोग नाम से जानते हैं, मैमली ग्लैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी लिंग अंग के अंतर्गत शामिल होता है, लेकिन जो मुख्य रूप से शामिल होता है वो क्या होती है बाबू, अंडाशय। इसकी संख्याओं की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी संख्याएं दो होती है, एक यहाँ पर दिख रहा है फर्स्ट और यहाँ पर एक दिख रहा है सेकेंड। उसी प्रकार से अगर हम पुरुषों की भी बात कर ले तो पुरुषों में भी क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, दो होती है। बात समझ में आ रही है, ध्यान रखना है। ये जो फिगर दिखाई जा रही है, ठीक है, एक को दर्शाया जा रहा है, एक ट्रांस, मतलब इस प्रकार से, जैसे अगर देखा जाए तो इस प्रकार से काट करके अध्ययन की जा रही है स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से वृषण क्या हो रहे हैं, यहाँ पर एक ही दिख रहे हैं। इसके अलावा हम आगे देखेंगे और जो है समझेंगे कि किस प्रकार से ये चीज़ें देखने को मिलती है और इसका उपयोग कहाँ है और किस प्रकार है। तो मानव जनन में सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो किसका होता है बाबू, लिंग अंग का। और लिंग अंग जिस जनन में भाग लेते हैं उन जनन को हम ऑलरेडी आपको बता दिए हैं कि उसे क्या कहा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी उसे लैंगिक जनन के नाम से जाना जाता है। या डायरेक्ट भी आपको पढ़ाया गया है कि वैसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों की जरूरत पड़ती है, तो वैसे जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और कहीं ना कहीं मानव अपनी संख्याओं को बढ़ाता है तो उसमें नर और मादा दोनों की जरूरत पड़ती है। इससे पता चलता है कि मानव लैंगिक जनन की प्रक्रिया को अपना रहा होता है और अपनी संख्या को बढ़ा रहा होता है। यानी ओवरऑल कहा जाए मिला करके कि मानव लैंगिक जनन की प्रक्रिया को अपनाते हुए अपनी संख्याओं को बढ़ाता है या जनन की प्रक्रिया करता है या रिप्रोडक्शन करता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन में हम आपको जानकारी के लिए बताते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या। तो इसका डिफिनेशन हम थोड़ा सा दे देते हैं। ऐसे तो आप समझा दिए उसका मतलब, लेकिन डिफिनेशन भी दे देना ज़्यादा अच्छा है ताकि आपको थोड़ा याद करने में सहूलियत हो जाएगी। और नहीं तो फिर ऐसे आपको जो है ना पैकेज थोड़ा सा दिखाइएगा हमको। ऐसे तो आपको पैकेज जो है उसमें ऑलरेडी जो है ना दिया हुआ है, ठीक है ना, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, क्या है नहीं ऐसे, ये जो आपको पैकेज दिया गया है, ठीक है ना, तो इसमें भी बहुत सारा डिफिनेशन शायद आपको हम दिखा दें कि ये डिफिनेशन दिया हुआ है, शायद दिख रहा होगा, ठीक है। तो इससे भी आप पढ़ सकते हैं और इससे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हम डिफिनेशन की ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि पैकेज में दिया हुआ है, हम रिवीजन के सेंस से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिफिनेशन को हाँ थोड़ा सा दे देते हैं। तो यहाँ पर डिफिनेशन देने के लिए करके अगर बात करें तो यहाँ पर जानकारी के लिए बता दें कि जिस क्रिया द्वारा जीव क्या करता है, अपनी संख्याओं को बढ़ाता है, तो क्रिया क्या मानी जाती है, जनन या प्रजनन मानी जाती है। ये बात समझ में आ रही है। तो ये पूरी जानकारी आपको दिया गया। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा बढ़ना चाहें और जानना चाहें तो देखते हैं कि इसमें और भी क्या चीज़ें जुड़ी हुई होती है। तो देखिए मानव कैसा जीव है। अगर देखा जाए, अगर हम मानव की बात कर ले तो थोड़ा सा ध्यान रहे कि जो मानव है इसमें बहुत सारे गुण होते हैं। तो एक गुण क्या है कि मानव एक प्रकार का विविपैरस जीव है। क्यों है? क्योंकि मानव संतान को जन्म देता है। क्या माँ है? फीमेल है। और ये फीमेल कहीं ना कहीं क्या करती है, तो संतान को जन्म देती है। देखिए यहाँ पर संतान है ना, तो ये संतान को जन्म देती है, इसीलिए मानव को या मनुष्य को क्या कहा गया, विविपैरस। इसके अलावा और बहुत सारे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, तो अपनी संख्याओं को बढ़ाने के क्रम में संतान को जन्म देते हैं। तो जो जीव संतान को जन्म देते हैं वो सभी सजीव प्रजक या विविपैरस माने जाते हैं। लेकिन एक बात और थोड़ा सा जानकारी के लिए हम बता दें कि जो जीव संख्या को बढ़ाने समय अंडा देते हैं या अंडा के माध्यम से अपनी संख्या को बढ़ाते हैं तो उन्हें अंड प्रजक कहते हैं। आपको फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ टॉपिक है, तो ध्यान देंगे। तो यहाँ पर क्लियर हो गई। दूसरी बात जरा ध्यान दीजिए, ये सब तो पढ़ाया हुआ है, अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। हाँ, यही फिर हम बताना चाह रहे थे कि मानव जो है क्या है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है।
कैसा है भाई, यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल को अगर हम लेकर के चले तो यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, यूनिसेक्सुअल मतलब होता है एक लिंगी। ये आपको एक लिंगी द्विलिंगी फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी बाबू पढ़ाया गया है, इस बात का ध्यान रखें। जो बच्चे है ना पीछे क्लास किए होंगे तो उनको जानकारियां होगी, और जो नहीं भी होगा तो हम बता देते हैं, ध्यान दीजिए कि जिस जीव में क्या होगा, एक शरीर में नर और मादा नहीं होगा, बल्कि उसके लिए क्या होगा, नर और मादा अलग अलग होगा। फिर से एक बात ध्यान देंगे, नर और मादा एक शरीर में न होकर के अलग अलग होता है तो उसे एक लिंगी कहा जाता है। लेकिन अगर नर और मादा एक ही शरीर में हो तो उसे द्विलिंगी कहा जाता है बाबू। क्या कहा जाता है, द्विलिंगी। जैसे केचुआ तो एक प्रकार क्या द्विलिंगी जीव, ऐसे और बहुत सारे जीव होते हैं। अभी उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो हम इस पर बात करेंगे। तो जानकारियां दिया है कि नर और मादा क्या होगा, एक शरीर में न रह करके अलग अलग होगा, तो वैसे जीवों को क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना कि मानव में भी क्या है, नर और मादा अलग अलग। देखिए यहाँ पर एक क्या है बाबू, नर है और एक क्या है, मादा है। यानी इससे पता चलता है कि मानव में नर और मादा अलग अलग होते हैं। या आप खुद अपने से देख लीजिए, आप मेल है तो कोई फीमेल भी होती है, कोई फीमेल भी होता है लोग, है ना। तो उस प्रकार से यहाँ पर जानकारियाँ दी गई कि मानव एक प्रकार के एक लिंगी प्राणी, एक लिंगी जीव है। क्यों कि इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत है यहाँ तक। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दिखाया गया कि क्या है, तो मेल है और ये क्या है बाबू, फीमेल है। तो इसलिए जानकारियां दी गई। देखिए एक शरीर में मेल और फीमेल है, नहीं है, दोनों अलग अलग है। दोनों दो को फिगर दिख रहा, फिगर नंबर ए और फिगर नंबर बी। इससे पता चलता है कि मानव क्या है, एक लिंगी है। कोई दिक्कत। और मानव उच्च स्तरीय प्राणी भी माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हर क्रियाओं को करने के लिए एक विशेष प्रकार के तंत्र होते हैं, जिसकी वजह से मानव को उच्च स्तरीय प्राणी भी हम लोग मानते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई। दूसरी बात, अभी भी जस्ट हम आपको समझा और बताए हैं कि मानव एक प्रकार का सजीव प्रजक है। कारण क्या है भाई, या कारण क्या है बाबू, क्योंकि ये अपनी संख्याओं क्योंकि अपनी संख्याओं को जब ये बढ़ाता है तो बच्चे को जन्म देकर के बढ़ाता है। यानी इससे पता चलता है कि वैसे जीव जो संतानों को जन्म देते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, बेबी पैरस या सजीव प्रजक के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन जो जीव संतान जन्म नहीं देते हैं, अंडे देते हैं, उन्हें अंड प्रजक कहते हैं। जैसे पक्षी, मुर्गी, ये सब जो क्या होते हैं, अंड प्रजक माने जाते हैं। लेकिन जानवर हो गया, मानव हो गए, बंदर हो गए, तो ये सब जो जीव होते हैं जो क्या देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, वो सजीव प्रजक माने जाते हैं। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर जो है जीव बच्चा को जन्म देगा तो सजीव प्रजक, अंडा देगा अंड प्रजक। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है अक्सर, इस बात का ध्यान रखें। तो इसको आप VVI मान के चलिए, और अक्सर पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में। पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पूछा हुआ क्वेश्चन दिख जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। अगर हम लिंग अंग की बात करें तो देखिए यहाँ पर हम आपको ऑलरेडी समझा दिए हैं कि मुख्य रूप से लिंग अंग कौन है और किस प्रकार है। देखिए यहाँ पर ये बात हम समझाए हैं कि जो मुख्य रूप से क्या लिंग अंग क्या है, नहीं है, ये पूरी जानकारी दी गई है। इसी को थोड़ा सा इसमें विस्तार करके दिखाया गया है पास में, ठीक है। कि लिंग अंग ये है तो ये वाला है मेल को लेकर के, ये है फीमेल को लेकर के। हाँ, तो ये जो फिगर वहाँ था वही सेम फिगर जो है ना यहाँ पर जो चलता हुआ एनिमेशन जो प्रोजेक्टर पर हम क्लास चलाते हैं उसी को दिखाया गया। देखिए इसमें जो दिखाया गया यहाँ पर, ये क्या, टेस्टिकल्स यानी वृष्ट है। और एक फीमेल को लेकर के हम दिखा रहे थे, यहाँ पर क्या दिखाया गया, ओवरीज है 2, इसकी संख्या है 2 और यहाँ भी इसकी संख्या 2, लेकिन इसमें दिखाया गया एक ही। अगर हम इसकी साइज की बात कर लेते हैं तो इसकी साइज आगे हम लोग देखेंगे कितनी होती है, और इसकी जो है ना लंबाई चौड़ाई मोटाई कितनी होती है, इसकी पोजीशन क्या होती है, कहाँ रहती है, इसकी टेम्परेचर क्या होती है, किसके अंदर रहता है, जिसके अंदर रहता है वो किससे बना होता है, इसके अंदर कितने सेल होते हैं, उन सेल का काम क्या है, समझ रहे हैं, इसका जो है ना, और खास करके वृष्ण का कार्य क्या है। तो इन बहुत सारी तमाम चीज़ों को हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सा अभी वीडियो शॉर्ट में बनाए, क्योंकि समय की थोड़ा पाबंदी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कम टाइम में आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे। तो थोड़ा सा अगर स्पीड भी हम चल रहे हैं तो परेशान ना हो, आप उसको थोड़ा स्पीड को कम करके देख लेंगे। ज़्यादा ऐसा अगर लगे कि बहुत फास्ट चल रहे हैं सर तो, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, आप देखते जाएंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और तो अब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन को अगर देखेंगे या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात कर लें तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम मुख्य रूप से कितने होते हैं बाबू, 2 प्रकार के होते हैं। एक क्लास में आज हम आपको पढ़ाए हैं पूरी तरह से। एक होता है क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र, और दूसरा होता है मादा जनन तंत्र। हिंदी इसको हम लिख देते हैं, ध्यान देंगे। तो इसको बोलते हैं मानव जनन तंत्र। क्या बोलते हैं बाबू, हिंदी में बोलते हैं मानव जनन तंत्र। ध्यान रहे हम हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में लिखते जाते हैं, तो परेशान ना हो जो बच्चे हिंदी वाले होंगे, और जो बच्चे इंग्लिश वाले भी होंगे, जो इंग्लिश थोड़ा समझते होंगे तो भी ज़्यादा परेशान नहीं हो, कि दोनों लिखते जाएंगे ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में। तो चलिए देखते हैं मानव जनन तंत्र कितने प्रकार के बाबू, 2 प्रकार के, पहला और दूसरा।
पहला को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या, नर जनन तंत्र, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, मादा जनन तंत्र। कोई दिक्कत? ये बात क्लियर हो गई। एक हो गया नर जनन तंत्र, तो दूसरा क्या हो गया, मादा जनन तंत्र। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि नर जनन तंत्र मुख्य रूप से किसको मानते हैं और मादा जनन तंत्र किसको मानते हैं। ये आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि अभी भी जस्ट हम आपको बता दिए कि नर जनन तंत्र मुख्य रूप से जो मानी जाती है बाबू, वो क्या माना जाता है, तो जरा ध्यान दीजिए। नर जनन तंत्र मुख्य रूप से हम अभी भी जस्ट बताएं कि किसको बोलते हैं, टेस्टिस को बोलते हैं। क्लियर हो गया। मादा जनन तंत्र मुख्य रूप से किसको कहते हैं बाबू, तो ओवरी को कहते हैं। क्लियर हो गया। एक हो गया हिंदी में क्या, वृष्ण, और ये दूसरा क्या हो गया बाबू, अंडाशय हो गया। जरा ध्यान दीजिए, क्या हो गया बाबू, अंडाशय हो गया। क्लियर हो गया। थोड़ा फास्ट हम लिख रहे हैं, अगबका नहीं, सॉरी हम अगबका रहे आप नहीं, तो आप थोड़ा ध्यान से जो है ना देख करके जो है इसको एडजस्ट कर लेंगे स्पीड को। हम जल्दीबाजी में है क्योंकि थोड़ा कम टाइम में हम सोच रहे हैं कि आपको ये कर दें, और फिर एक बार जब पढ़ाएंगे तो पुनः एक बार फिर से इसको रिपीट कर देंगे बढ़िया से, परेशान नहीं होना है। अब इसके हम साइज की अगर बात कर लेते हैं तो जानकारी के लिए बता दें कि इसकी साइज जो होती है बाबू, लंबाई जो होती है कितनी होती है, तो जरा ध्यान देंगे। इसकी लंबाई जो होती है 5 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई जो होती है वो कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर, और अगर हम बात कर ले मोटाई की तो इसकी मोटाई कितनी होती है बाबू, 3 सेंटीमीटर। और अगर इसके हम पोजीशन की बात करते हैं कहाँ पाया जाता है, तो उदर गुहा के नीचे होता है बाबू। कहाँ होता है, उदर गुहा के नीचे कहाँ पाई जाती है ना, उदर गुहा के नीचे दोनों पैर के जो बीच होते हैं, जांग के जो बीच होते हैं उसमें पाई जाती है बाबू। वो जगह का नाम क्या होता है, वृष्णकोश। बात सुन आ रही है, तो ये पूरी जानकारियाँ दी गई। तो जरा ध्यान से देखेंगे, तो इसकी साइज बता दी गई, इसकी साइज क्या है, और इसकी अगर हम पोजीशन की बात कर ले किसकी, वृष्ण की, तो बताया गया कि वृष्ण जो है वृष्णकोश में पाई जाती है, जो दोनों पैरों के बीच में या दोनों जांघों के बीच में स्थिर होती है, या लटका हुआ संरचना के रूप में पाई जाती है। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं इसकी अगर हम टेम्परेचर की बात कर ले बाबू, तो इसकी टेम्परेचर जो हमारे बॉडी से लगभग 2 से 3 डिग्री क्या होती है बाबू, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होती है। अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, तो इसकी टेम्परेचर की अगर बात करें तो इसकी टेम्परेचर जो है हमारे बॉडी से लगभग 2 से 3 डिग्री कम होती है। यानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है बाबू वो कितना होता है, 37 डिग्री, लेकिन इसकी टेम्परेचर बताइए कितनी होती है, तो 2 से 3 डिग्री कम होती है। यानी इसका जो टेम्परेचर होता है लगभग 34 से जो है ना 35 डिग्री सेल्सियस होता है बाबू। और ये क्यों होता है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ये जो है ना अनुकूलित इन्वायरमेंट देने के लिए जो है ना वृष्ण को इसकी टेम्परेचर कम रहती है बाबू, ये हमारे शरीर से बाहर रहती है। समझ रहे हैं बात को, ताकि जो है इसका टेम्परेचर बैलेंस रहे और शुक्राणुओं को आसानी से बना पाए। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं इसके अलावा दूसरी बात अगर कर ले तो ये नर हार्मोन को भी रिलीज करता है। जिस पुरुषों में नर हार्मोन ज्यादा मात्रा में इंक्रीज होते हैं उसमें पुरुष का गुण बहुत बेहतर होती है, ठीक है ना, भविष्य में उसको किस तरह की समस्या नहीं करनी पड़ती है, खास करके जनन से जुड़ा हुआ। अब इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो बराबर बहुत सारी इसमें बात बता दी गई, लेकिन और इसके अलावा बहुत सारे बात है, क्योंकि जब ये टॉपिक विस्तार चलेगी तो इसमें जो है ना अभी हम आपको दिखाते जाते हैं। देखिए काफ़ी इसमें जो है इंक्रीज है, जैसे वृष्ण है तो देखिए ये आपको जानकारी दी, इसमें जो है ना क्या है, साइज है, तो बहुत सारा अभी तमाम चीज़ें बच रही है बाबू, ठीक है ना, जो हम एक एक करके अभी आपको देखते जाएंगे और बताते जाएंगे, है ना। देखिए यहाँ पर साइज है, कहाँ पाया जाता है, वृष्णकोश में। इसकी टेम्परेचर देखिए ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो सब आगे आपको देखने को मिलेगी। साइज बताए थे 5 सेंटीमीटर, देखिए 4 से 5 सेंटीमीटर दिखाया गया। तो कहने का तो ओवरऑल की पीपीटी में सब चीज़ आपको इंक्लूड है। देखिए इसके अंदर हम बताते हैं कि 2 तरह की कोशिकाएं होगी, स्टोली कोशिका होगा, स्पर्मेटोगोनियम होगा, एक और लीडिंग सेल भी इसके अंदर रहेगा जो हम आगे देखेंगे, लीडिंग सेल भी होगा। मतलब तमाम चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं। देखिए इसके अंदर सेमिनल फेब्रुलस ट्यूबुल्स होता है ना, टेस्टिकुलर लेबुल्स होता है ना, लोबिल्स, यानी बहुत सारे इसके अंदर भाग होते हैं जो हम एक एक करके अभी आगे देखेंगे। फिर जो है ना अधिवृष्ण के भाग होते हैं, देख रहे हैं ना, 3 तरह के होता है। ऑफलाइन क्लास में भी हम जिक्र कर रहे थे कि आगे पढ़ाएंगे और बताएंगे क्या होता है नहीं होता है। तो ऐसे ओवरऑल बहुत सारे इसमें बात है। देखिए इसके अलावा फिर क्या होते हैं बाबू, तो देखिए ये फ्रंटल स्ट्रक्चर है, जरा ध्यान देंगे। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि वो जो फिगर दिखा रहे थे वो साइड से टीएस था, और ये क्या है फ्रंटल फिगर है जो आप सामने से देख सकते हैं। इधर जो है ना अधिवृष्ण है, ये क्या वास डिफरेंस है, ये क्या है यूरेथ्रा है, देख रहे हैं ना, यूरिन ब्लाडर हो गया। अब चलते हैं, ये क्या हो गया, तो सीसन हो गया, पेनिस हो गया बाबू, क्लियर हो गया। तो अब जरा ध्यान से देखिए ये क्या है, कॉपर ग्लैंड हो गया, CG, ये हो गया क्या प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, इसमें ग्लैंड छोड़ा हुआ है, ध्यान देंगे। और ये क्या हो गया, तो सेमिनल है ना, देखिए सेमिनल वेजाइकल हो गया, शुक्राशय हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें देखने को मिलेगी वहाँ एक एक करके। फिर जैसे ही हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हाईलाइट करके पॉइंट दिखा हुआ है,
है ना, अलग अलग पॉइंट, प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये सब चीज़ दिख रही है। देखिए कॉपर ग्लैंड को भी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से जहाँ जाना जाता है, ध्यान देंगे। ये फीमेल को लेकर के जनरल हो गया, फीमेल में क्या क्या होती है, ठीक है ना। मैमरी ग्लैंड हो गया, इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव हो गया। फीमेल रिप्रोडक्टिव के जो है ना कौन कौन से भाग होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो ध्यान देंगे। यहाँ पर वेजाइना बताया गया। इसके अलावा बात करें तो सर्विक्स हो गया, ओवरी हो गई, ओविडक्ट हो गया, यूटेरस हो गया। इन तमाम चीज़ों को हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, बहुत सारे बातें हैं जो हम एक एक करके सीखेंगे। अब समय थोड़ा कम है, हम आपसे विदा लेना चाहेंगे और फिर हम लोग जो है ना, देखिए यहाँ से जितना भी हम लोग टॉपिकों को अध्ययन कर रहे थे पूरी तरह से, ये सब टॉपिकों को एक एक करके फिर बाद में हम लोग जो है ना देखेंगे। तो ये अभी तक आपको जानकारी है, सब जो है ना आपको जानकारियाँ दी गई। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे और फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि कंटिन्यू आपका वीडियो मिलता रहे। कोशिश तो बहुत बार कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब कोशिश में है और हो सके तो लाइव क्लास भी हम देखेंगे। अगर बात बनने लायक रहेगा तो चलेगा बाबू। तो मन से पढ़िए और सभी लोग जुड़िए और वीडियो को थोड़ा शेयर वेयर भी कर लीजिए ताकि सबको दिक्कत नहीं हो। और लाइटिंग वाइटिंग की जो थोड़ा इशू आ रही है हम धीरे धीरे दूर कर देंगे। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और बात करते हैं। और जो भी बच्चे जो है ना बेहतर क्लास करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास में जो है ना आइए और जुड़िए और बिंदास पढ़ाई कीजिए मस्त से और आगे अपने करियर को बेहतर बनाइए। और इस नंबर पर नोट कीजिए और खास करके भीड़ का हिस्सा न बनते हुए मेधावी छात्रों के हिस्सा बनिए बाबू और जुड़िए और पढ़िए। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट जो है वीडियो मिलते हैं और बात करते हैं। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए।